सम्मानित साथीगण, मैंने जैसे शुरू में ही आपसे कहा था कि ये हमारी, अरुण गौतम जी जरा ढंग से बैठा लीजिए सबको। शुरू में ही मैंने आपसे जैसे कहा था कि ये हमारा पहल क्या है। तो सबसे पहले तो मैं जितने यहाँ साथी उन्हें अपनी बात रखी, उन सबको मैं दिल की गहराई से उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बात रखी वो ये प्रमाणित करता है कि वो जिस उद्योग में काम कर रहे हैं और वहाँ जो चुनौती है उसको समझने की वो कोशिश कर रहे हैं, खतरों को भांपने की कोशिश कर रहे हैं और लड़ने की क्या रास्ता हो सकता है उसके बारे में मंथन चल रहा है। देखिए साथियों, ये जो कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन को हमने, जैसा मैंने शुरू में कहा, ये विस्तारित पदाधिकारियों की बैठक है हमारे हर सेक्टर की। इसमें आम हमारे मजदूर साथियों का प्रतिनिधित्व नहीं है, ये लीडरशिप के कॉमरेड्स हैं। तो इसलिए इस बैठक में अभी भी मुझे लगता है कि कम से कम विभिन्न कारणों से 15 ऐसे साथी हैं जो इस कन्वेंशन में आ रहे थे लेकिन नहीं आ पाए। कौन महेश श्रीवास्तव ऑपरेशन हुआ है, अमृतलाल विश्वकर्मा के बेटे को डेंगू हो गया, उसके अलावा PS पांडे, अशोक धारी, NCL के जो साथी हैं वहाँ 3 दिन का बड़ा आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि सरकार का हमला है। सारी यूनियन को एकजुट करके वहाँ आज कल परसों से ही वहाँ एक हड़ताल होने वाली है, मतलब डिस्पैच जाम। लेकिन इस सब के बाद भी इस सम्मेलन में हमारे C2 के राज्य कमेटी सदस्यों को विशेष रूप से, ये C2 की राज्य कमेटी का एक हिस्सा ही है हमारी बैठक का। ये क्यों? क्योंकि ये लड़ाई किसी पब्लिक सेक्टर अकेले की लड़ाई नहीं है, किसी एक सेक्टर की लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई को हमको मजदूर आंदोलन की एक महत्वपूर्ण संघर्ष के रूप में देखना है, जिसके अलग अलग ये मोर्चे हैं। आपको मालूम है कि बहुत युद्ध शास्त्र में, चूंकि मैंने मिलिट्री साइंस पढ़ी है, युद्ध शास्त्र में कहा जाता है कि युद्ध एक व्यापक है, पर उस युद्ध के अंदर अलग अलग मोर्चों पर लड़ाइयाँ चलती हैं। लड़ाई भी युद्ध का हिस्सा है पर युद्ध नहीं है। और लड़ाइयों में कई टुकड़ियाँ, कई जगह पर मोर्चे में हम हार सकते हैं, लेकिन अंततः जाके फैसला इस पर होता है कि युद्ध जीता गया कि हारा गया, उस पर फैसला होता है। तो ये जो हमला है सरकार का, हमें इसी रूप में देखना है कि अलग अलग मोर्चों पर हमला है। तो ये एक व्यापक युद्ध है जिसके खाके के बारे में डॉक्टर कश्मीर सिंह ने आपको रखा। ये बड़ा युद्ध है एक, उसमें अलग अलग मोर्चों पर ये जो संघर्ष है, LIC का मोर्चा है, GIC का मोर्चा है, NFL का मोर्चा है, कोल का मोर्चा है, BSNL का मोर्चा है, डिफेंस का मोर्चा है। हमारी टुकड़ियां लगी है वहाँ, लेकिन अंततः जाकर हमें ये अंदर से भरोसा रखना है कि इतिहास पर दृष्टि डालते हुए, ऐसी चुनौती पहली बार नहीं आई है, ये इतिहास में बहुत बार आई है चुनौती। अंत में जाके अगर व्यापक स्तर पर जनता लामबंद हो गई, जो हो गई है, हो रही है, होगी, तो ये आप पक्का मान के चलिए कि अब तक का ज्ञात इतिहास इस बात का है कि ऐसी चुनौतियों को मानवता ने मुकाबला किया और मानवता का बेहतर विकास के रास्ते खोले। तो ये जो हो रहा है, इसमें भी हम निश्चित रूप से व्यापक एकता कायम करके जनता को उतार पाएंगे और इस युद्ध को अंतिम रूप से हम जीतेंगे, ये भरोसा आपको हमको रखना। साथियों, ये जो पूरा मामला है, इसमें ये जो पब्लिक सेक्टर के वर्कर है, CITU में प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे साथी हैं, स्कीम वर्कर्स हैं, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, अंबाल हैं, पल्लेदार हैं,
अब सवाल ये है कि ये जो आम संघर्ष है, संख्या के हिसाब से उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारे देश के कुल जो मैन पावर है, वर्क फोर्स है, उसका 97% हिस्सा असंगठित क्षेत्र में है। तो इसका मतलब संख्यात्मक रूप से तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन शरीर में अगर आप गौर करें आप अपने शरीर पर, तो कुछ इससे वाइटल होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स, जैसे हमारा तंत्र का तंत्र है, हमारा हार्ट है, हमारा लीवर है। अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई बुनियादी ढांचे के ऐसे वाइटल पॉइंट्स पर अटैक कर रहा है, तो संख्यात्मक रूप से हो सकता है कि वो छोटा सा हिस्सा है, पर उसको अगर घायल कर दिया गया या उसको क्षति पहुंचा दी गई तो पूरा जीवन संकट में पड़ सकता है। तो आज क्या हो रहा है, ये पब्लिक सेक्टर है, संख्यात्मक रूप से हो सकता है कमजोर, कम संख्या में हो, लेकिन अगर राष्ट्रीय संदर्भ में अगर आप देखेंगे और जो पूरा युद्ध चल रहा है उसमें जिन ताकतों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं उनको अगर आप देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर एक बहुत ही एडवांस पोस्ट है। अगर आप फाइनेंस सेक्टर देखेंगे, आप कोर सेक्टर देखेंगे, आप कोल देखेंगे, आप बिजली देखेंगे, आप टेलीकम्युनिकेशन देखेंगे, ये इस वर्तमान तंत्र को चलाने वाले 9 सेंटर्स हैं। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार ये कर रही है कि 9 सेंटर्स पर अटैक कर रही है। और ये 9 सेंटर्स पर अटैक क्यों कर रही है? क्योंकि उनको मालूम है कि इनको अगर कमजोर कर दिया तो बाकी तो संख्या वगैरह वैसे ही मतलब अर्ध गुलामी की स्थिति में उसको पूर्व गुलाम बनाया जा सकता है। तो इसीलिए इस सम्मेलन में बजाय मैं आम भाषण देने के, मैं कुछ पॉइंट्स पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। ये जो सम्मेलन में हमारे बहुत सारे साथी, हमारी एक कमजोरी भी है पब्लिक सेक्टर के मूवमेंट में, और मुझे लगता है कि उसको रेखांकित किए बगैर हम लोग कभी आगे से। मैं कॉमरेड दीपांकर मुखर्जी की एक घटना आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आप कॉमरेड दीपांकर मुखर्जी के बारे में अधिकांश लोग जानते हैं। वो एक बहुत बड़े इंजीनियर थे, बहुत बड़े पद पर थे, वहाँ से इस्तीफा दे के C2 का पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया। और BHEL में जब शुरुआत हुई थी भोपाल की, तब वो पहले बैच में इंजीनियर के रूप में आए थे उनका बाद। तो इसलिए जब वो आते थे तो ED वगैरह जो हुआ करते थे उनसे जूनियर हुआ करते थे। तो जब मालूम पड़ता है कि दीपांकर मुखर्जी आ गए हैं तो वो ED वगैरह नमस्ते करने आते थे कि इंजीनियर के पुराने सर करते थे। तो एक बार BHEL में उन्होंने विजिट किया और BHEL में उन्होंने एक मशीन पर ही देखा कि प्रोडक्शन कौन रहा है। तो ठेका मजदूर मेन प्रोडक्शन लाइन में है। उन्होंने उस ED को बुलाया का दोस्त के रूप में, क्यों तुझे शर्म नहीं आती? पब्लिक सेक्टर बचाओ, पब्लिक सेक्टर बचाओ, पब्लिक सेक्टर बचाओ। कैसे बचाएगा पब्लिक सेक्टर? ये जो ठेका मजदूर है इसके लिए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या फर्क है? और यूनियन की बैठक करके उन्होंने डांटा यूनियन के लोगों को कि तुम कर क्या रहे हो यूनियन में? ये सब भत्ता, वेतन, बोनस, वेतन पुनरीक्षण, एरियर, इन्वेस्टमेंट, और ये क्या है? ये तुम्हारे कारखाने के अंदर 2 कीड़े लग गए। एक अगर कम आय वाला मजदूर अगर काम करेगा तो कौन देगा तुमको ज्यादा तनख्वाह? 2, भ्रष्टाचार इतना बड़े पैमाने पर फैल रहा है कि वो भ्रष्टाचार अगर अपना नहीं रोका तो पब्लिक सेक्टर को बचाने की लड़ाई लड़ कैसे सकते हैं? तो हमारे पब्लिक सेक्टर की जो भी यूनियंस हैं, मैं मित्रतापूर्वक एक बात कहना चाहता हूँ, फ्रेंडली, कि वो अपने अंदर भी थोड़ा झांकें, उनके अंदर क्या हो रहा है, वो किस सोच में, जो उसका कॉमरेड कश्मीर सिंह जी ने हवाला दिया, जिसमें लोकेश शेखावत ने हवाला दिया, जिसमें भूषण ने हवाला दिया, कई साथियों ने हवाला दिया, हमारे SS ठाकुर साहब ने हवाला दिया। क्या हो रहा है ये? आप लड़ रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, और प्राइवेटाइजेशन की गंगोत्री, जहां से वो गंगा बह रही है, उस गंगोत्री को मजबूत करने के लिए आपके घर में बैठे हैं लोग, और फिर वो तर्क देते हैं, सरकार देती है, आप काय का विरोध कर रहे हैं? आप विरोध करते रहिए, लेकिन उस इलाके की जनता ने, जिस इलाके में ये पब्लिक सेक्टर है, उस इलाके की जनता ने लोकप्रिय जनादेश हमको दिया। और जनादेश का मतलब क्या होता है?
अब हमको जनादेश दे दिया तो हम जो करेंगे वो ही करेंगे, तो हम जनता का आदेश है हमारे पास। तो ये जो समस्या है, इसलिए इस समस्या के बारे में आपको गहरे से समझना होगा। अब इसलिए मेरा पिन पॉइंटेड आग्रह ये है कि आपको पब्लिक सेक्टर के अंदर हमको, आपको नहीं हमको, पब्लिक सेक्टर में दो स्तर पर संघर्ष करना। एक स्तर है हमारा एक वर्कमैन के रूप में, एम्प्लॉय के रूप में, उस पब्लिक सेक्टर को बचा के अपनी सुरक्षा, और दो एक देशभक्त नागरिक के रूप में देश को बचाने की लड़ाई के लिए पब्लिक सेक्टर को बचाना कितना जरूरी है। अभी हम पहली वाली भूमिका में हैं, चाहे वो कोल का वर्कर हो, चाहे वो LIC का वर्कर हो, चाहे वो GIC का वर्कर हो, वो वेतन समझौते पर ज़्यादा केंद्रित है। क्या मिला उसमें, कितना मिलेगा कॉमरेड, एरियर मिलेगा, कितना मिलेगा एरियर, ये टैक्स फ्री रहेगा कि टैक्स में शामिल हो जाएगा, है तो चला जाए प्रॉब्लम। ये भी हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। और दूसरा ये है कि सरकार का जो प्रचार है, दुष्प्रचार है पब्लिक सेक्टर के बारे में, उस दुष्प्रचार का मुकाबला हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी ये जो भूमिका है, आर्थिक अर्थवादी भूमिका, इसके चलते हमारा जो संदेश है आम जनता के बीच गलत जा रहा है, गलत जा रहा है। हम जनता के, अब जैसे BHEL है, मान लीजिए आज की तारीख में अगर हम अपने पब्लिक सेक्टर के परमानेंट एम्प्लॉयज़ की यूनियन में अगर ये प्रस्ताव रखें कि ठेका मजदूरों के लिए परमानेंट मजदूरों को एक दिन हड़ताल करनी चाहिए, या कोयला में रखें या बीमा में रखें, तो परमानेंट वर्कर क्या, हमारा क्या लेना देना इससे, हम क्यों करेंगे हड़ताल। उनको ये नहीं मालूम कि ये जो परमानेंट वर्कर के लिए आप लड़ रहे हैं, तो सरकार बहुत ही टैक्टफुली, ये एक बात साजिश पर ध्यान रखिए, बहुत टैक्टफुली वो परमानेंट वर्कर को एक तरीके एलोर कर रही है, एलोरमेंट का, उनका वेतन समझौता करते जाते हैं। उनको मालूम है ये वेतन समझौते की लड़ाई में उलझे रहेंगे और नीचे से हम सारे परमानेंट वर्कफोर्स को हटा देंगे और क्या ले आएंगे। अभी डॉक्टर विष्णु शर्मा ने बताया कि टोटल जो मजदूर हैं, कितने डॉक्टर साहब कितने बताए वहाँ, नहीं आज 200 समथिंग, और अधिकारी 300। तो ये जो मॉडल है वहाँ कि नीचे काम करने वाला ठेका मजदूर, ऊपर एग्जीक्यूटिव के रूप में पावरफुल एग्जीक्यूटिव की पावर, और जो वर्किंग क्लास का ये हिस्सा जो यूनियनाइज है, स्ट्राइक कर सकता है, परमानेंट वर्कर है। अब जब स्ट्राइक करेगा वो, तो उसके बाद में प्रोडक्शन में कुछ भी असर नहीं डाल सकते। एक बार ऑयल में हड़ताल हुई और कॉमरेड दीपांकर मुखर्जी यही थे उस समय, वो ऑयल के लीडर भी थे, तो उनके बाद फोन आना शुरू हुआ, कॉमरेड 100% स्ट्राइक, 100% स्ट्राइक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फिर वो कहते थे अच्छा ये बताओ 100% स्ट्राइक हो गई तुम्हारे कारखाने में, प्रोडक्शन कितना बंद हुआ। उन्होंने कहा प्रोडक्शन 100% चल रहा है। क्या है स्ट्राइक। अब ये स्ट्राइक इस कंडीशन में सरकार ला रही है, तो इसलिए ये जो अलग अलग उद्योगों के अंदर पब्लिक सेक्टर में जो ठेका मजदूरों का जो संघर्ष है, उसको हमें प्राथमिकता पर लेना पड़ेगा। अन्यथा आप ये ट्रेड यूनियन चिल्ला के अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें, इसलिए इस कन्वेंशन का जो प्रस्ताव है इसमें डिटेल में सारी चीज़ लिखी है, मैं आपसे आग्रह करूंगा इसको आप जरूर पढ़ें। तो एक देशभक्त नागरिक के रूप में हमको, और एक मजदूर के रूप में अपने आर्थिक अधिकारों, और एक देशभक्त नागरिक के रूप में हमारी अपनी जो राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, एक नागरिक के रूप में हमारा दायित्व है, उसके बारे में हर संगठन को अपने अपने जगह काम करना चाहिए। कमेंट, ये जो असली खेल है, जरा इसकी पॉलिटिक्स पकड़िए। आप जिस चक्कर में पड़िए, मैं मोदी को समर्थन करता हूँ, मैं मोदी का विरोध करता हूँ, मैं मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं। अरे साहब वो तो कुछ है, उनके आगे पीछे कोई है नहीं, तो किसने रोका था आगे पीछे करने के लिए उनको, वो नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। वो ठीक है, जो भी प्रॉब्लम क्या है, ये डायरेक्शन क्या है। अभी लेबर लॉस आ गए, ठीक है, लेबर लॉस खत्म और 4 संहिताएं आ गई। इसके अलावा कृषि बिल आ गया, उसके साथ साथ निजीकरण हो रहा है, उसके साथ साथ संसद के अंदर संसद को डिफंक्ट किया जा रहा है, सारी जनवादी कार्यप्रणाली को ठप किया जा रहा है।
और तानाशाही के ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जो अंग्रेजों के ज़माने में भी नहीं थे। निर्दोष लोगों को उठा के बंद किया जा रहा है। इसमें हवाला है कि इन कानूनों का इस्तेमाल सिर्फ दलित कार्यकर्ता या माइनॉरिटी के कार्यकर्ताओं पर नहीं किया जा रहा, ट्रेड यूनियंस पर भी किया जा रहा है इसका। बॉम्बे में एक जगह 5 मजदूरों को उठा के इन्हीं कानून में, राष्ट्रद्रोही कानून के अंदर बंद कर दिया गया इसको। अब ये जो पूरा निज़ाम है, ये निज़ाम को अगर दिशा को नहीं पकड़ेंगे तो हम लड़ाई की दिशा को नहीं बना पाएंगे। असल बात ये है कि अपनी वैचारिक स्थिति के चलते ये जो भी आरएसएस वगैरह के बारे में बात होती है, इनकी वैचारिक स्थिति को पकड़िए। क्यों ये देश की आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे? ऐसा नहीं कि वो देश में नहीं थे या देशभक्ति के बारे में सोचते नहीं थे या आसपास लड़ाई नहीं हो रही थी और उसमें शामिल, ना 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 ना। उनका वैचारिक रूप से एक मामला है कि वो राजाशाही के खिलाफ नहीं थे। वो अंग्रेजों को इस देश के लिए खतरनाक नहीं मानते थे। उनका एजेंडा था कि माइनॉरिटी को लगा के इतिहास का करके इनके खिलाफ लड़ा, और उनके खिलाफ लड़ाई में वो अंग्रेजों की हुकूमत उनकी मददगार थी, इसलिए वो एक मददगार की भूमिका में थे, इसलिए वो राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं थे। अब 1947 का पहले की जो परिस्थिति थी वो क्या थी परिस्थिति, जरा गौर कीजिए। गांव के अंदर जमींदारी है, गांव के अंदर जमीन पर गरीब आदमी का कोई नियंत्रण नहीं है। शहरों के अंदर कारखानों में गुंडा राज है, कोई अधिकार नहीं। और मजदूर से कहा जाता है कि तुम्हारा काम सिर्फ मजदूरी करना है, LIC कर्मचारी तुम नौकरी करो, तुम्हारा काम ये नहीं कि देश के बारे में सोचो। क्यों भाई, मैं तो नागरिक हूं यार, संविधान ने अधिकार दिया, भाई क्यों नहीं सोचूंगा, देश मेरा है। नहीं नहीं नहीं, ये पॉलिटिक्स है, इसके में मत पढ़ो। तो आप सिर्फ काम करो और काम के बाद जो तनख्वाह मिलती है तो इसको परिवार की तरह चलाओ। परिवार खुशहाल रहेगा तो आप खुशहाल रहेंगे। भली बाप दरुआ हो गया, जुआरी है, व्यभिचारी है, नहीं नहीं, बाप को बाप मानो, जो कर रहा है ठीक कर रहा है। अब इस परिवार की तरह चलाओ, इसमें जितना मिलता है उसमें आप अपना, यही राष्ट्रभक्ति है आपकी। अब इसके आधार पर गुलामी करा। पहले हमारे देश में 1947 से पहले अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी? ना हमारे बिजली बनाने का क्षेत्र था, ना हमारे पास लोहा बना सकते थे, ना हमारे पास वित्तीय संस्थाएं थी, सब ऐसे लूट फसोट के लोग थे। इसके साथ साथ कोई संसद नहीं थी, कोई संविधान नहीं था, उसका राज चल रहा था। तो ये अटैक क्या है पब्लिक से? ये अटैक को आपको जोड़ के देखना पड़ेगा। लेबर लॉज एक हिस्सा, कृषि कानून दूसरा उसका हिस्सा, पब्लिक सेक्टर पर अटैक तीसरा हिस्सा, डेमोक्रेसी पर अटैक चौथा हिस्सा। ये सब मिला के खेल हो रहा है और ये कहाँ ले जा रहा है? दरअसल अगर हमने इसको नहीं पकड़ा तो 1947 से पहले की पोजीशन में ले जा रहे हैं। कोई डेमोक्रेसी नहीं, गांव के अंदर कोई जमीन पर नियंत्रण नहीं, कंपनियों का हो जाएगा, कारखाने के अंदर कोई अधिकार नहीं, गुलाम की तरह काम करो, जितनी मजदूरी मिलती है उतने में काम करो, काएगा ये जिंदाबाद मुर्दाबाद, क्या है ये सब? इसलिए साथियों, ये जो पूरा स्ट्रगल है हमारा, इस स्ट्रगल को हमें नीतिगत रूप से पकड़ना है और एक भूमिका हमें लेनी है। ये याद रखिए। कुछ लोग कहते हैं अरे साहब आपन सब चिल्लाते तो बहुत हैं, पर वोट तो मिलता नहीं है अपने को, हमारा कोई जीतता तो है नहीं, वो एक अलग समस्या है जिसके बारे में अपने को अलग। पर मैं गौर आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की आज़ादी के वोट डाल के मिली, सामंतवाद के खिलाफ जीत क्या वोट डाल के हुई? अंग्रेजों का बोरिया बिस्तर क्या वोट डाल के किया गया? अत्याचार अन्याय के खिलाफ समाज में जो संघर्ष हुआ क्या वोट से हुआ? यह तो इतिहास में परिवर्तन हुए ना, ये तो आप और हम जानते हैं ना कि परिवर्तन हुए। क्यों हुए, कैसे हुए? इन अत्याचारों के खिलाफ वोट डाल के आजादी नहीं मिली हमें, वोट डालने का अधिकार भी संघर्ष से मिला हमको। जब हमारे दिमाग, उस हमारे पुरखों के दिमाग में बैठ गया ये छोटी छोटी लड़ाई से कुछ नहीं होगा, ये सब छोटी लड़ाई लड़ना है, लेकिन बड़ी लड़ाई एक है कि जब तक अंग्रेज इस देश में है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये दिमाग में बैठ गया और उसके खिलाफ संघर्ष हुआ। लाखों लोग उतरे, करोड़ों लोग उतरे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोगों की जो कुर्बानी हम याद करते हैं। तो इसलिए साथियों, ये जो लड़ाई है
अंत में जाके इस पूरे कैनवास पर हो रही है, जिसमें पब्लिक सेक्टर को बचाना एक महत्वपूर्ण संघर्ष है। सिर्फ नौकरी बचाने की लड़ाई नहीं है, ये देश को बचाने की लड़ाई है। और 1947 से पहले धकेलना चाहते हैं। हमारा संघर्ष क्या है? अगर 1947 से पहले धकेल लिए तो काहे की ट्रेड यूनियन, काहे का ट्रेड यूनियन राइट, काहे की डेमोक्रेसी, काहे का संविधान? फिर आपको यहां तक आने के लिए फिर पता नहीं कितना कुर्बानी भरा संघर्ष करना पड़ेगा। और आज अगर इसको बचा ले गए हम, तो निश्चित रूप से इस लड़ाई को बेहतर जीवन के लिए मजदूरों, शोषित जनता की मुक्ति का संघर्ष और आगे बढ़ सकता है। इस एंगल से हमको साथियों इस लड़ाई को देखना है। अब सवाल ये है साथियों कि ये जो सम्मेलन हमने किया है, ये इसका असली मकसद क्या है? क्या पब्लिक सेक्टर का समन्वय अखिल भारतीय स्तर पर नहीं है? अखिल भारतीय स्तर के नारे आते हैं, डिफेंस का नारा आता है, डिफेंस के ऑल इंडिया कॉल्स पर स्ट्राइक जाती है। बीएसएनएल का नारा आता है, बीएसएनएल मिल जाते हैं हड़ताल पे। बीएचएल में आता है, बीएचएल में, कोयला में आता है, कोयला में करते हैं। और ऑल इंडिया से जो का समन्वय आता है, वो समन्वय के आधार पर यहाँ गतिविधि होती है। पर मध्य प्रदेश में आज की तारीख में जहाँ जहाँ हम हैं और जो पब्लिक सेक्टर है, यहाँ जो बैठे हैं, इसके अलावा एक बड़ा सेक्टर ऐसा है जिसमें हमारा अभी सीधे बड़ा हस्तक्षेप नहीं है। बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के लोग आने वाले थे, पर उनके लीडर का आज रिटायरमेंट है, इसलिए वो नहीं आए। बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन जो हमारे C2 के सम विचार के संगठन, प्रयास ये है कि लगभग 3 लाख वर्कफोर्स पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोगों का। इसके अलावा जो स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, डिफरेंट निगम मंडल, उनके लोग भी हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं? हम ये करना चाहते हैं, या हमें जो करना है कि इसको समन्वित करके एक संगठित रूप में एक दिशा के साथ आंदोलन की ओर ले जाना है इसको। और ये जो आंदोलन है कि हमारा स्वतंत्र आंदोलन नहीं है, ये या राष्ट्रीय स्तर का जो संयुक्त आंदोलन है उसके पैरेलल आंदोलन नहीं है। ये गलतफहमी मत रखिएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर सारी यूनियन इकट्ठा, फिर यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं हम ना। हमारा अनुभव क्या है? हमारा अनुभव यह है कि बाकी जो संगठन है वो संगठन अभियान के मामले में, आंदोलन के मामले में उतने गंभीर नहीं है जितने हम हैं। आज के तारीख में डिफेंस में अगर स्ट्रगल होता है तो CITU अंडरस्टैंडिंग को आसपास के जो लोग हैं वो सबसे आगे खड़े होते हैं। BHL में खड़े होते हैं, कोयला में खड़े होते हैं, BMS नहीं होती, HMS नहीं होती, ATEC नहीं होती, पर उनका महत्व है। तो पहले चरण में हम ये जो संघर्षों की जो ताकतें हैं अलग अलग सेक्टर्स में, इनका समन्वय बनाकर, पब्लिक सेक्टर के समन्वय बनाकर, इसको कोऑर्डिनेट करके एक्टिविटीज का लॉन्चिंग पैड बनाना चाहते हैं। हम बड़ा अभियान चलाएं। अगर हम अभियान चलाएंगे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में वातावरण बनेगा, और जो संघर्ष में नहीं आ रहे वो आएंगे। और इसके लिए इस पूरे प्रस्ताव में जो दिशा दी गई है वो दिशा आप जरूर पढ़ें। उसमें एक तो ये कि जो डिफरेंट ट्रेड यूनियंस हैं आपके इंडस्ट्री में, उनके साथ समन्वय बनाइए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल ट्रेड यूनियन से रिलेटेड यूनियन ही, कुछ ऐसी यूनियन हो सकती है जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन से संबंधित नहीं है, लेकिन आपकी इंडस्ट्री में संघर्ष के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, उनसे भी समन्वय बनाइए। मतलब हमारा जो यूनिटी ऑफ वर्किंग क्लास के एंगल से बड़ा, हमें अपनी सुविधा असुविधा से नहीं देखना। अरे यार उसको बुला लेंगे, वो तो उल्टे सीधे सवाल करता है। सवाल करने दो ना, हम कंफर्टेबल जोन में लड़ाई नहीं लड़ेंगे। एजेंडा हम तय नहीं कर रहे, एजेंडा सरकार ने तय कर दिया है, पूरे वर्किंग क्लास पर अटैक है। हमारी जिम्मेदारी है कि अपने आप को पीछे हटकर भी अगर वर्किंग क्लास की यूनिटी बनती है तो हम झंडे और डंडे की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, वर्किंग क्लास की यूनिटी बनाकर संघर्ष को आगे करेंगे। ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इस अंडरस्टैंडिंग के आधार पर आपको अपनी जो वैचारिक कटुताएं, जड़ताएं, कट्टरपन वगैरह वगैरह वगैरह, ये आपका निजी मैटर है। मैं लाल झंडे का सिपाही हो सकता हूं तो मैं लाल झंडे की बात करूंगा, पर व्यापक रूप से एक यूनियन के अंदर जहां सब लोग शामिल हैं, मैं वहां क्यों जबरदस्ती अपनी नाक घुसाऊंगा?
वह वही बात करूंगा जो वहां के वर्कर और लोगों को पसंद है, जिसके आधार पर एकता बन सकती। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिसके आधार पर एकता टूटती है। सिद्धांत पर कोई समझौता नहीं होगा। सार्वजनिक क्षेत्र रहना चाहिए। ये मोदी हमला कर रहा है, इसलिए मोदी हमारा दुश्मन है। मोदी की दाढ़ी से हमें कोई नहीं है, दिक्कत नहीं। मोदी क्या भाषण देता है, इससे हमारे क्या प्रॉब्लम नहीं है। हम पब्लिक सेक्टर के अंदर है, ये पब्लिक सेक्टर को खत्म कर रहा है, हम पब्लिक सेक्टर के वर्कर है, इसलिए हमारा दुश्मन है जी, सिंपल। और इसलिए साथियों एक काम, 2 नंबर, ये जो एकता बनाकर हम इसके आधार पर फिर बाकी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस को भी एक्टिवेट करेंगे, और ताकि मध्य प्रदेश के अंदर एक दिशा है। मध्य प्रदेश में 3 लाख लोग हैं। ये जो पब्लिक सेक्टर का वर्कर है, उसकी जो यूनियंस हैं, उनकी बहुत खूबियां भी है। उनमें पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, संसाधन है, नई तकनीक को जानते हैं। अगर इस आंदोलन को हमने लामबंद कर लिया ठीक से, तो इसका मतलब क्या है, पब्लिक सेक्टर के अंदर तो ये संघर्ष मजबूत होगा ही, इसके साथ साथ जनरल वर्कर के आंदोलन को भी मदद मिलेगी। अगर हम एकजुट होंगे तो निश्चित रूप से स्कीम वर्कर, आंगनबाड़ी आशा उषा, ठेका मजदूर, हम्बाल पल्लेदार, इनके संघर्षों को भी हम दिशाबद्ध कर सकते हैं। तो इसलिए मध्य प्रदेश में ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए इस तरीके का एफर्ट बहुत जरूरी है, और वो हमने